मन की बात का 75वां एडिशन। वजीर-ए-आजम मोदी ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सामाईन का अदा किया शुक्रिया। मुल्क के अवाम से अमृत महोत्सव के दौरान मुजाहिदीन आज़ादी की दास्तानें मुल्क के सामने लाने के लिए कहा। मुआशरे और मुल्क की भलाई का अज़्म करने की भी कही बात। बाबा साहेब अम्बेडकर की सालगिरह को बताया इस साल का खास प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात में कहा कि भारत में जारी है दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम। बुजुर्गों में जोशो खरोश का किया जिक्र। कोरोना से निपटने के लिए की दवाई भी कड़ाई भी के फॉर्मूले पर अमल करने की अपील। मौसम में बहार के आइंदा त्योहारों के लिए मुल्क के अवाम को दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राई शोबे में जदीदकारी की जरूरत पर दिया जोर। मधुमक्खी पालन के पेशे की दी मिसाल। कहा कि मधुमक्खी पालन का काम बन रहा है मुल्क में शहद इनकलाब की बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय खातून क्रिकेटर मिताली राज का क्रिकेट में उनके ताउन के लिए अदा किया शुक्रिया। कहा कि वो न सिर्फ खवातीन खिलाड़ियों बल्कि मर्द क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए भी हैं बाइसे तरकीब। कहा कि मुल्क की बेटियां हासिल कर रही हैं खेलों में आला मकाम। मगरबी बंगाल और आसाम में पहले मरहले के इंतखाबात के बाद अमित शाह ने अदा किया अवाम का शुक्रिया। कहा कि मगरबी बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। आसाम में भी मुकम्मल अक्सरियत से हुकूमत तश्कील देने का किया दावा। इंतखाबी रियासतों में दूसरे मरहले के लिए तशहीर मुहिम शबाब पर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तिरुवनंतपुरम में की प्रेस कॉन्फ्रेंस और केरल में रोड शो। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी की तमिलनाडु में इंतखाबी जलसा। पुणे में भारत और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच जारी। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर में बनाए 329 रन। इंग्लैंड को जीतने के लिए बनाने हैं 330 रन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अहले वतन के साथ अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात मुश्तरक किए। इस प्रोग्राम के 75वें एडिशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने अमृत महोत्सव प्रोग्राम का जिक्र किया और कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद के किस्से मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए बाइसे तहरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव प्रोग्राम का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजाहिद आज़ादी की जिद्दोजहद की दास्तान को मुल्क में आने वाली नस्लों के लिए बाइसे तरकीब बताया। किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो, अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं। देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं। आप देखिएगा, देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के 100 वर्ष तक प्रेरणा देगी, देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अहले वतन से अपने खिताब में गीता के पैगाम का हवाला देते हुए ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम देने की बात कही। आजादी की लड़ाई में हमारे सेनानियों ने कितने ही कष्ट इसलिए सहे क्योंकि वो देश के लिए त्याग और बलिदान को अपना कर्तव्य समझते थे। उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं अब हमें सतत कर्तव्य पथ के लिए प्रेरित करें। और जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हकर्मणः, उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करें। और आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें।
ऐसे में जब मुल्क के कई हिस्सों में आज़ादी की यादें फिर से गूंज रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ मुजाहिदीन आज़ादी की कोशिशों को याद करके मुल्क के बाशिंदों के अंदर मुल्क के लिए कुछ नया कर गुजरने का हौसला जगाया है। उम्मीद है कि हुकूमत की ऐसी कोशिशों से अहले वतन की जिंदगी में नई उम्मीदों की किरण जगमगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में दीगर त्योहारों का भी जिक्र किया और अहले वतन को होली समेत आने वाले सभी त्योहारों की मुबारकबाद दी। जिस समय हम रंगों के साथ होली मना रहे होते हैं, उसी समय बसंत भी हमारे चारों ओर नए रंग बिखेर रहा होता है। इसी समय फूलों का खिलना शुरू होता है और प्रकृति जीवंत हो उठती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में जल्द ही नया साल भी मनाया जाएगा, चाहे उगादी हो या पुथंडू, गुड़ी पड़वा हो या बिहू, नवरेह हो या पोइला, या फिर बोईशाख हो या बैसाखी। पूरा देश उमंग, उत्साह और नई उम्मीदों के रंग में सराबोर दिखेगा। इसी समय केरल भी खूबसूरत त्योहार विशु मनाता है। इसके बाद जल्द ही चैत्र नवरात्रि का पावन अवसर भी आ जाएगा। चैत्र महीने के 9वें दिन हमारे यहाँ रामनवमी का पर्व होता है। इसे भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ ही न्याय और पराक्रम के एक नए युग की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। इस दौरान चारों ओर धूमधाम के साथ ही भक्ति भाव से भरा माहौल होता है, जो लोगों को और करीब लाता है, उन्हें परिवार और समाज से जोड़ता है, आपसी संबंधों को मजबूत करता है। इन त्योहारों के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 75वें एडिशन में अहले वतन को कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी एहतियात बरतने और वैक्सीन लगवाने की अपील की। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वबा से निमट रही है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कोरोना के खिलाफ जारी मुल्क की जंग में पूरी तरह शिद्दत के साथ लगे हुए सेहत कारकुनों के जज्बे को सलाम किया। मुल्क के कोरोना वॉरियर्स की खुदसुपुर्दगी के जज्बे की तारीफ करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स की इज्जत की, उससे इस मुश्किल के वक्त में उनका हौसला बढ़ा और वे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाए। पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था। देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। भारत में जारी दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम पर मुल्क के हर तबके, खासकर सरकर्दा शहरियों में खासा जोशो खरोश देखा जा रहा है। वजीर आजम ने लोगों से बढ़ चढ़कर टीका लगवाने की अपील की। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं।
ऐसे में जब मुल्क में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, वजीर आजम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को दवाई भी और कड़ाई भी का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी मुल्क के बाशिंदों से कोरोना की मुश्किल को खत्म करने के लिए तमाम जरूरी एहतियात बरतने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में ज़राई शोबे की जदीदकारी पर जोर देते हुए लोगों से इस शोबे में नए तजर्बात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सफ़ेद इनकलाब शहद की मक्खी पालने के शोबे में भी मुतबादिल बनकर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में ज़राई शोबे में जदीदकारी पर खुसूसी जोर देते हुए इसे वक्त की जरूरत बताया। साथ ही किसानों से नए इनोवेशंस यानी नई इख्तरात अपनाने की भी अपील की। जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, आधुनिकता अनिवार्य होती है, वरना वही कभी-कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ज़राअत के शोबे में सफेद इनकलाब की अहमियत बताते हुए कहा कि मधुमक्खी पालने के शोबे में भी ये मुतबादिल बनकर उभरा है। देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव है गुरदुम। पहाड़ों की इतनी ऊंचाई, भौगोलिक दिक्कतें, लेकिन यहाँ के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर बने शहद की, मधु की अच्छी मांग हो रही है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के ही सुंदरबन इलाकों का प्राकृतिक ऑर्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है। वजीर आजम ने मधुमक्खी पालने के साथ साथ बी वैक्स को भी किसानों के लिए एक नेमत करार दिया। हनी बी फार्मिंग में केवल शहद से ही आय नहीं होती, बल्कि बी वैक्स भी आय का एक बहुत बड़ा माध्यम है। फार्मा इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हर जगह बी वैक्स की डिमांड है। हमारा देश फिलहाल बी वैक्स का आयात करता है, लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिति तेजी से बदल रहे हैं। यानी एक तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान में मदद कर रहे हैं। वजीर आजम ने मुल्क के अलग अलग हिस्सों से मधुमक्खी पालने की कामयाब कहानियों को शेयर करके किसानों की मधुमक्खी पालने के शोबे में काम करने के लिए हौसला अफजाई की, जो किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगा और उनकी जिंदगी में मिठास भी घोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में भारतीय कप्तान मिताली राज को उनके बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 10,000 रन बनाने के लिए मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2 दहाइयों से ज्यादा अपने करियर में मिताली राज ने हजारों लाखों को तहरीक दी है। उनकी सख्त मेहनत और कामयाबी की कहानी न सिर्फ खवातीन क्रिकेटरों बल्कि मर्द क्रिकेटरों के लिए भी बाइसे तहरीक है। भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी का नया रिकॉर्ड। मिताली जी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। उनकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। वनडे इंटरनेशनल में 7,000 रन बनाने वाली भी वो अकेली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है। महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत शानदार है। 2 दशकों से ज्यादा के कैरियर में मिताली राज जी ने हजारों लाखों को प्रेरित किया है। उनके कठोर परिश्रम और सफलता की कहानी
न सिर्फ महिला क्रिकेटरों बल्कि पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेरणा है। दूसरी तरफ वजीर आजम ने दिल्ली में मुनक़िदा शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की भी सताइश की। साथ ही उन्होंने पीवी सिंधु के इसी माह स्विस ओपन में जीते गए सिल्वर मेडल का भी जिक्र किया। इसी मार्च महीने में जब हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे, तब कई महिला खिलाड़ियों ने मेडल्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। दिल्ली में आयोजित शूटिंग में ISSF वर्ल्ड कप में भारत शीर्ष स्थान पर रहा। गोल्ड मेडल की संख्या के मामले में भी भारत ने बाजी मारी। ये भारत के महिला और पुरुष निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से ही संभव हो पाया। इस बीच पीवी सिंधु जी ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। और अब मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं, जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आसाम और मगरबी बंगाल में पोलिंग पुरअमन और मुस्बत हुई है। मुझे यकीन है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों के साथ मगरबी बंगाल में हुकूमत बनाएगी। मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी। इसका मुझे विश्वास है, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है। आसाम में भी अभी जो सीटें हैं, इससे ज्यादा सीटों के साथ हम पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने आसाम में बीजेपी की जीत की बात करते हुए कहा कि आवाम भारी अक्सरियत के साथ रियासत में हमारी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। 47 में से 37 सीटों से ज्यादा 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले और मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों ने एक सकारात्मक मतदान किया है। असम के अंदर आतंकवाद मुक्त असम, आंदोलन मुक्त असम, विकास के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, रोजगारी के रास्ते पर चल पड़ा हुआ असम, इसके पक्ष में साफ मैंडेट दिखाई पड़ता है। केरल के कोट्टायम में सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने कहा कि केरल में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहां यकीनी तौर पर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। हर साल हम माहीगीरों के बैंक खाते में 6,000 रुपए की रकम डालेंगे। साथ ही हाई स्कूल के तलबा को मुफ्त में लैपटॉप देंगे। साथ ही हम जो फिशरमैन हैं उनको भी 6,000 पर ईयर उनके अकाउंट में डालेंगे, जैसे कि कंट्री के फार्मर्स के अकाउंट में डालते हैं। और केरल असेंबली इंतखाबात में इस बार क्या खास है और वोटरों की सहूलत के लिए क्या क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बातचीत की हमारे नुमाइंदे उर्मिलेश भट्ट ने। केरल में 6 अप्रैल को मतदान होना है, जो कि एक ही चरण के लिए पूरे केरल में मतदान होना है। इसके लिए केरल जो चुनाव आयोग है उसने किस तरीके से यहाँ पर जो है तैयारियां की हैं और खासकर कोविड-19 जैसी महामारी के बीच क्या क्या खास चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने, इसके लिए इस विषय पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ हैं जो केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं TR मीणा जी। केरल विधानसभा का चुनाव 6 अप्रैल को वोटिंग होगा यहाँ, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं की है। इस वर्ष आपको जैसा कि मालूम है, हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी केरल में या पूरे देश में जो है वो कोरोना की जो महामारी है, कोविड की जो समस्या है, उसकी वजह से कुछ नियंत्रण और कुछ निर्देश इलेक्शन कमीशन के आए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षित तरीके से जनता अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करे। सोशल डिस्टेंस के जो नॉर्म्स हैं वो पूरा पालना उनकी करनी पड़ेगी। इसके अलावा पोलिंग स्टेशंस को सुरक्षित बनाने के लिए पोलिंग स्टेशंस पे वो चुनाव जिस दिन वोटिंग होगा उसके एक दिन पहले पूरे पोलिंग बूथ्स को सैनिटाइज किया जाएगा। मेरा संदेश सभी को यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। किसी भी तरीके से कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है।
अपने वोट की कीमत आप समझें और किसी के लोभ लालच में ना आए। आप निर्भीक होके, स्वतंत्र होके, निष्पक्ष होके अपना वोट करिए। ये थे केरला के मुख्य चुनाव अधिकारी टीकाराम मीणा जी, जिनका कहना है कि अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मतदान का प्रयोग करें। इससे लोकतंत्र की गरिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। कैमरामैन शंकरन के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, केरला। और जम्मू कश्मीर के शोपिया के वांगम इलाके में हफ्ते की रात सलामती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान हुए तसादुम में सलामती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया, जबकि फौज का एक जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी जवान को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मारे गए दहशतगर्द के पास से M4 राइफल भी बरामद की गई है। इस दौरान कुछ और दहशतगर्दों के रूपोश होने की इतला पर सलामती दस्तों की मुहिम जारी है। पवन सलीला मां नर्मदे को नाव के जरिए पार कर दांडी यात्रा दल ने अंकलेश्वर में रात गुजारी और सुबह जसौद से होकर शाम को मंगरौल की यात्रा पूरी की। जसौद में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पदयात्रियों के साथ जसौद तक की यात्रा में शामिल हुए और पदयात्रियों को महात्मा गांधी का जीवन संदेश सुनाया। 27 मार्च की सुबह महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर अंकलेश्वर से पदयात्री जसोड़ के लिए निकले। काफी तादाद में छोटे छोटे बच्चे गांधी जी की पोशाक पहने हुए थे। जगह जगह उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। इस यात्रा में तादाद और भी बढ़ती चली गई जब केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पदयात्रा में शामिल हो गए। जगह जगह बच्चे गांधी जी बनकर उनके खैर मकदम के लिए खड़े थे। जसोड़ पहुंचकर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के जरिए मुल्क में जो माहौल तैयार किया था, उसने पूरे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ हिला दी। मेरी समझ से गांधी जी ने वो तरीके अपनाए जिसका आध्यात्मिक पहलू था और जिसमें नैतिक शक्ति, नैतिक बल, योगिक बल पैदा होता था। और दांडी यात्रा उसकी बेहतरीन मिसाल है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बरसों से गुलामी में रहने वाले भारतीय बिरादरी का खुद एतमाद और उनकी अखलाकी ताकत टूट चुकी थी। ऐसे हालात में महात्मा गांधी ने मुल्क के बाशिंदों के अंदर एक नई रूह फूकी। राई जोरे खुदी से पर्वत, आत्मविश्वास और आत्मबल जो है वो राई को, सरसों के दाने को पर्वत की ताकत दे देता है। और अगर पर्वत में पर्वत ज़ौफ़ कहते हैं कमजोरी, मतलब अभाव, तो पर्वत ज़ौफ़ खुदी, अगर आत्मबल का अभाव हो तो पर्वत जो है उसकी हैसियत राई के दाने के बराबर भी नहीं रह जाती। आरिफ मोहम्मद खान ने महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद के उसूल पर कहा कि अदम तशद्दुद का मतलब कतन बुज़दिली नहीं है। अदम तशद्दुद के असलहे को वही इस्तेमाल कर सकता है जिसमें ताकत हो और इंसानियत हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज कोविड के इस दौर में भारत ने 70 ममालिक में वैक्सीन पहुंचाकर महात्मा गांधी के इंसानियत के उसूल को आगे बढ़ाया है। दांडी यात्रा के जरिए महात्मा गांधी ने देशवासियों को नैतिकता और मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाया कि पूरा देश गांधी के एक आह्वान पर उठ खड़ा हुआ और परिणाम हुआ कि अंग्रेज जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था, वो भारत छोड़ने को मजबूर हो गए। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, भरूच। और अब बात करते हैं कोरोना की, जहां मरकजी हुकूमत ने कोविड के बढ़ते मामलात वाली 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की। इन रियासतों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और दिल्ली शामिल हैं। मीटिंग में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 46 सबसे ज्यादा मुतासरा अजला में सख्त कंट्रोल और अवामी सेहत तदाबीर पर ज्यादा तवज्जो देने की सलाह दी गई। टेस्टिंग और टीकाकारी, ट्रैक और ट्रेसिंग, समाजी फासले पर अमल दरामद करने जैसी तदाबीर पर जोर दिया गया। इस दौरान महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है। मुल्क में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी है। म्यांमार में मुसल्लह अफवाज के दिन के मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। फौज ने मुल्क में जमहूरियत का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन पर जमकर फायरिंग की, जिससे बच्चों समेत हलाक होने वालों की तादाद 114 हो गई है। फौजी तख्ता पलट के बाद
कल का दिन सबसे ज्यादा तशद्दुद का दिन रहा। जिस वक्त मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई जा रही थीं, उस वक्त दारुल हुकूमत बेतीपा में फौजी दिन के मौके पर मुनक़िदा परेड के दौरान फौजी हुक्मरान जनरल मिन आंग दावा कर रहे थे कि फौज अवाम की हिफाजत करेगी। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ओहदेदारों ने हफ्ते के रोज म्यांमार में हुए तशद्दुद की मजम्मत की है। म्यांमार में रवा साल फरवरी में फौज ने इक़्तिदार का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद से फौज मुखालिफ मुजाहिरों में 400 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। रंगों का त्यौहार होली मुल्क के हर कोने में खुशियां, जोशो खरोश और खुशहाली बिखेर रहा है। यूं तो होली के कई दिनों पहले ही आबो हवा में होली की रंगत देखने को मिलती है, लेकिन रस्मी तौर पर आज होलिका दहन के साथ रंगों से भरे इस खूबसूरत त्यौहार की शुरुआत होती है। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाता है और इसके बाद रंग खेला जाता है। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि अपने तमाम रंगों के जरिए लोगों को जिंदगी के हर लम्हे खुशी और गम में खुश रहने का पैगाम देती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होली को मुख्तलिफ तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन खास रौनक मथुरा और वृंदावन में देखने को मिलती है। यहाँ कहीं लठमार होली होती है तो कहीं फूलों की होली के नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगरचे इस बार कोरोना वबा की वजह से मुतादिद रियासतों में होली के प्रोग्रामों पर पाबंदी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में होली का जज्बा लोगों को उम्मीद की रोशनी दिखा रहा है। और अब बात करते हैं खेल की, जहां भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच पुणे में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने इंग्लैंड के सामने 329 रन का हदफ रखा था, जो उसे 330 रन जीत का उन्होंने निशाना रखा है और अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 17 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। इजाजत दीजिए।